आज सुबह से ही बर्फबारी के कारण शिमला के छोटे से गांव को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क भारी बर्फ के कारण बंद हो गई थी। ना कोई गांव से बाहर जा पा रहा था, ना कोई बाहर से अंदर आ पा रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे एक बड़े से हवेली नुमा घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा एक 22-23 साल का नौजवान खोलता है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? देखिए, मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी देखने के लिए आया था। मेरा होटल शिमला के सिटी एरिया में है। आज सुबह से ही इतनी बर्फ़ पड़ रही है कि मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। क्या आज रात के लिए आप हमें अपने घर में जगह दे सकते हैं? घर के अंदर खड़ा लड़का सामने एक कपल को ठंड से कपकपाते देखकर अंदर आने को कहता है। जी आइए। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मुझे तो लगा था कि मैं और मेरी पत्नी गाड़ी में बैठे बैठे ही जम जाएंगे। बाय द वे, मेरा नाम राकेश है और ये मेरी वाइफ नैना। हाय, मैं किशोर और ये मेरा दोस्त अनूप। आप दोनों यहाँ कब से रहते हो? अब दरअसल ये घर भी हमारा नहीं है। हम भी आज सुबह ही यहाँ अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं और हमने भी कुछ दिनों के लिए यह बंगला रेंट पर लिया है। वे चारों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लाइट कट जाती है। अरे ये क्या हुआ? लगता है तूफान के कारण बिजली चली गई है। अब क्या करें? करना क्या है? चलो सब लोग मिलकर घर में कोई मोमबत्ती या लालटेन ढूंढते हैं। अनूप की बात सुनकर वे चारों अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके घर में मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। मोमबत्ती ढूंढते ढूंढते राकेश एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ मोमबत्तियां एक चौकोर से पीली बोर्ड पर रखी हुई दिखाई देती है। अरे ये बोर्ड कैसा है और ये मोमबत्तियां इस बोर्ड पर ऐसा सजाकर क्यों रखी हुई है? राकेश को पता नहीं था कि ये बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं है। अगर इस बोर्ड पर रखी हुई मोमबत्तियां गलती से भी किसी ने जला दी तो इस घर में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। खतरे से अनजान राकेश उस बोर्ड और मोमबत्तियों को उठाकर बाहर हॉल में ले आता है और मोमबत्तियां जलाकर अनूप से कहता है। अरे अनूप, देखो तो ये कैसा अजीब सा बोर्ड है। इस पर किसी ने मोमबत्तियां चिपकाई हुई है। अरे ये तो ओइजा बोर्ड है। ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है जो इस घर में रहता था उसे ऐसे खतरनाक खेल का शौक था। तब तो ये बोर्ड अपने को सही समय पर मिला है। बिजली कट जाने की वजह से हम सब बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना आज रात हम इस बोर्ड के साथ कोई गेम खेले? हाँ, क्यों नहीं। इस तूफानी रात और बर्फ की फुहारों के बीच भूत को बुलाने का गेम खेलकर तो मजा ही आ जाएगा। क्या तुम दोनों भी हमारे साथ गेम खेलोगे? नहीं नहीं, भूत को बुलाने वाली ऐसी खतरनाक गेम हम नहीं खेलेंगे। अरे नैना, आज हम इनके लिए गेस्ट हैं और हम इनके साथ नहीं खेलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए ही ये गेम खेल लेते हैं। नैना ने कई बार खेलने से इनकार किया, मगर राकेश के बार बार कहने पर नैना उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गई थी और कुछ ही देर में खेल शुरू हो जाता है। यहाँ आसपास कोई आत्मा है तो आइए, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ आसपास कोई आत्मा है तो आइए, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। वे चारों एक साथ कई बार यही लाइन दोहराते हैं, लेकिन कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं होती। अरे बस भी करो, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है। कोई नहीं है यहाँ, सब बकवास है ये। नैना के इतना कहते ही अचानक ही उनका ओइजा बोर्ड हवा में उछल गया और सीधा जमीन से जा टकराया। यह देखकर उन चारों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। अचानक बिजली चमकने और हवाओं के साए साए की आवाज पूरे माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। अचानक ही उनके कमरे की खिड़की भड़ाक की आवाज के साथ खुली और एक मोटी काली बिल्ली मियाओं की भयंकर सी आवाज निकालती उनके ऊपर कूद पड़ी। उन चारों के मुंह से तेज चीख निकली और कमरे के सन्नाटे को भेदती हुई निकल गई। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? खिड़की तो मैंने खुद बंद की थी, फिर अपने आप खुल कैसे गई? तभी अनूप ने अपने मोबाइल की रोशनी में नीचे गिरे हुए बोर्ड को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बोर्ड अपनी जगह से गायब था और वापस उन चारों के सामने टेबल पर रखा हुआ था। पास ही में जमीन पर खून से एक मैसेज लिखा हुआ था। खेल शुरू हुआ। लगता है कोई आत्मा हमारे आसपास है। मैं पूछता हूँ, कोई आत्मा हमारे पास है क्या? अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो कोई सिग्नल दो। किशोर के इतना कहते ही अचानक नैना के खुले हुए बाल खींचकर कोई अदृश्य शक्ति उसे कुर्सी सहित दीवार पे दे मारती है। नैना के सर से खून बह रहा था और वो जमीन पर पड़ी करा रही थी। कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ? कौन हो तुम?
किशोर के इतना पूछते ही कमरे में 2 पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद कमरे की खिड़की जोर जोर हिलते हुए आवाज करने लगी। किशोर ने डरते हुए बोर्ड देखा तो बोर्ड पर अपने आप लिखावट हो रही थी। मैं एक बुरी आत्मा हूँ। क्या किया जाए दोस्तों? आत्मा के साथ गेम खेला जाए? नहीं, हम ये गेम क्विट करते हैं। ये खतरनाक खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। उस आत्मा को कह दो कि वो वापस चली जाए। आत्मा, वी आर रियली सॉरी, हम ये गेम नहीं खेलना चाहते। इतना कहते ही अचानक किशोर के हाव भाव बदलने लगे। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही उसके हाथ और पांव कड़कड़ की आवाज के साथ ऐंठने लगे और धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम गए। किशोर का चेहरा सफेद पड़ने लगा था और एक के बाद एक गहरे जख्म उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे थे। डरावनी आवाज में किशोर ने गरजते हुए कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब कोई यहाँ से नहीं जा सकता, ना तुम और ना ही मैं। ये देख नैना बहुत घबरा गई। उसने राकेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और सिसकने लगी। ये सब क्या हो रहा है? किसकी आत्मा है ये? हमसे क्या चाहती है? अंधेरे कमरे में तीनों घबराए हुए थे। तभी अचानक उन्होंने कुछ देखा जिसे देखकर उनकी सांसें गले में अटक गई। किशोर उल्टे पांव जानवर की तरह दीवारों पर चल रहा था और तीनों की तरफ भयानक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए हंसने लगा। उसके बाद वो खिड़की से सीधा पहाड़ के नीचे कूद गया। ये देखकर नैना राकेश वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। तभी राकेश भयानक अंदाज में बोला, इस गेम का नियम है, तुम इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने नियम तोड़ा है, अब तुम सब मरोगे। तुम सब मरोगे। राकेश, ये तुम्हें क्या हो गया राकेश? नैना, लगता है राकेश के शरीर पर भूत ने कब्जा कर लिया है। तभी राकेश जोर से चीखता है और उसके खुले हुए मुंह से अचानक ही हजारों कीड़े निकलने लगते हैं। अनूप, मेरे राकेश को ये क्या हो गया है? नैना, ये तुम्हारा राकेश नहीं, मौत है, मौत। इससे बचने के लिए हमें भागना होगा। भागो नैना, भागो, भागो यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राकेश को लिए बिना नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो नैना, अब ये तुम्हारा राकेश नहीं है। जान बचानी है तो भागो यहाँ से। अनूप के लाख समझाने पर भी नैना नहीं समझी और राकेश के पास पहुंचकर अपनी मौत को दावत दे दी। राकेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ। राकेश ने नैना के बाल पकड़कर उसे छत की ओर उछाल दिया। छत से टकराकर घायल नैना जमीन पर पड़ी तड़प रही होती है। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगती है और कमरे में लगा झूमर जोर से हिलने लगता है। हिलते हिलते ही एकाएक वो टूटकर नीचे गिर पड़ता है। राकेश को गिरते ही वो सारे टूटे हुए कांच के टुकड़े आकर नैना के शरीर में घुस जाते हैं। नैना का घायल शरीर एक बार फिर से हवा में ऊपर उठता है और पूरी तेजी से जमीन पर जा गिरता है। जमीन पर गिरते ही नैना की मौत हो जाती है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। अब बाकी बचे हुए को भी मैं खत्म कर दूंगा। अनूप छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक राकेश नॉर्मल हो जाता है। राकेश के नॉर्मल होते ही वहां एक शैतान प्रकट हो जाता है। कैसा लगा मेरा ये खेल? मुझे नहीं खेलना ये खेल, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तो तुझे और तेरे एक और साथी को मारना बाकी है। जैसे ही राकेश जान बचाने के लिए भागता है, शैतान उसे पटक पटक कर मार देता है। अनूप दूसरे कमरे में छिपकर ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो मुड़कर पीछे देखता है तो वहां शैतान खड़ा होता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दो? खेल अभी बाकी है। तुझे खेल खेलने का बहुत शौक है ना, तो चल एक आखिरी खेल खेल लेते हैं। और फिर अनूप का शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है। मुझे छोड़ दो। और अगले ही पल धड़ाम से नीचे गिरता है
और उसकी जान निकल जाती है। ये देख शैतान दहाड़ते हुए बोला, आत्मा से खिलवाड़ करना यानी मौत को दावत देना। जो कोई भी इस बोट के द्वारा हमें बुलाएगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आत्मा शरीर में रहती है तो अच्छा लगता है, पर जब वही आत्मा शरीर से बाहर निकलकर भटकने लगती है तो जान लेकर ही शांत होती है। ये कहानी भी इसी आत्मा के खेल से उलझी हुई है। एक प्रेमी जोड़ा जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो अपने हनीमून पर निकले हुए थे। रात के सन्नाटे में वो दोनों एक अनजान रास्ते पे जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उनकी कार अचानक एक सुनसान इलाके में बंद हो गई। अरे यार, ये गाड़ी को क्या हुआ? लगता है इंजन गर्म हो गया है। डार्लिंग, तुम कार में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करता हूं। पंकज गाड़ी से उतरकर गाड़ी का बोनेट खोलकर देखने लगता है। उसकी गाड़ी काफी गर्म हो रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, गाड़ी में पानी डालना पड़ेगा, गाड़ी गर्म हो रही है। मैं कहीं आसपास से पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, यहाँ कितना अंधेरा है, आसपास कोई है भी नहीं। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। पंकज ये कहकर पानी की खाली बोतल लेकर चला जाता है। पल्लवी गाड़ी में बैठी है। आसपास अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद पल्लवी की नजर एक पेड़ के पास रखी गुड़िया पर पड़ी। अरे वाह, ये गुड़िया कितनी सुंदर है, मैं इसे लेकर आती हूँ। पल्लवी उस गुड़िया को देखकर उसे उठाने के लिए कार से निकल जाती है। वो इधर उधर देखती है और गुड़िया को उठाकर गाड़ी में बैठ जाती है। तभी पंकज भी पानी लेकर आ जाता है और गाड़ी में डालकर गाड़ी स्टार्ट करके घर आ जाता है। पल्लवी उस गुड़िया को अपने बेडरूम में रख लेती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और पंकज को आज अपने काम से किसी दूसरे शहर जाना था। वो तैयार होकर निकल जाता है। घर में अकेली पल्लवी रह जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके सोने चली जाती है। रात के 12 बज चुके थे। पल्लवी को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसकी आंख लगी तो उसे कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज आई। पल्लवी उठी और इधर उधर देखने लगी। कौन है? कौन है? पल्लवी उठकर बाहर देखने जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। तभी पल्लवी की नजर अपने घर की छत पर पड़ती है तो वो देखती है कि कोई सफेद साड़ी में बैठी हुई है। पल्लवी उसे देख डर जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी पल्लवी देखती है कि वो गुड़िया उसके कमरे में नहीं है। पल्लवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक घर में रोने की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। तभी पल्लवी ने देखा उसकी तरफ पैरों के निशान बढ़ते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कोई औरत पैरों में पायल बांधे उसके करीब आ रही है। पल्लवी पसीना पसीना हो गई। वो निशान उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी पल्लवी ने अपने सामने लगे शीशे में देखा तो उसे एक भयानक रूह बालों को खोले हुए, सर को झुकाए हुए उसके पीछे बैठी दिखाई पड़ी, जिसे देख पल्लवी की चीख निकल गई। वो डर के मारे कांपने लगी। तभी वो चुड़ैल शीशे से बाहर निकलने लगी। पल्लवी ने जैसे ही उस चुड़ैल को देखा तो उस चुड़ैल का चेहरा गुड़िया वाले चेहरे से हूबहू मिल रहा था। वो हैरान थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो चुड़ैल पल्लवी के पास आकर बोली, इस घर को छोड़कर चली जा। ये घर अब मेरा है। तूने मुझे इस घर में लाकर अपनी मौत को दावत दी है। अब इस घर में कोई नहीं बचेगा। ये कहकर चुड़ैल अपना सर पीछे मोड़ लेती है और उल्टी चलती हुई उसी शीशे में बैठ जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करके पल्लवी से कहती है, अब मैं इसी शीशे में रहकर तेरी फैमिली पर नजर रखूंगी। मुझे तेरे सिवा कोई नहीं देख पाएगा। अब मैं तेरा पीछा
कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल बहुत जोर से हंसती है। बाहर कुत्ते भी उसकी हंसी को सुनकर आसमान की ओर मुंह करके रो रहे थे। तरह तरह की आवाजें पल्लवी को रात में सोने नहीं देती। पल्लवी जैसे ही सोने की कोशिश करती, वैसे ही चुड़ैल शीशे में पल्लवी को बड़ी आंखें खोलकर बैठी दिखती। पल्लवी मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। उसने अगली सुबह पंकज को फोन लगाकर इस बारे में बताया। पंकज को वैसे तो यकीन नहीं हुआ। फिर वो अगली शाम तक घर आ गया। जब पंकज घर आया तो घर में जैसे ही अंदर आया तो उसे बहुत गंदी बदबू आने लगी, मानो जैसे कोई लाश घर में सड़ रही हो। उसने कहा, पल्लवी, घर में इतनी बदबू कहां से आ रही है? पंकज, मैंने बताया था ना कि इस घर में बहुत भयानक आत्मा आ गई है। हो ना हो ये उसी की वजह से है। वो हर वक्त मुझ पर नजर रखती है। मैं जिस शीशे में देखती हूँ वो उसी शीशे में नजर आती है। पल्लवी, ऐसा कैसे हो सकता है? पल्लवी अपनी बात पंकज को समझाने की लाख कोशिश करती। पंकज यकीन नहीं करता और रात में सो जाता है। पल्लवी भी सो जाती है। तभी पल्लवी को आवाज आती है, पल्लवी, ए पल्लवी, सो रही है? चल उठ। पल्लवी जैसे ही उठती है तो देखती है कि वो चुड़ैल पंकज के सिर के पास बैठी है। उसके सिर पर हाथ फिरा रही है। पंकज को छोड़ दो प्लीज, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी पंकज की आंख खुल जाती है। क्या हुआ पल्लवी? किसे छोड़ दो? क्या बोल रही हो? पंकज को वो आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, जबकि वो आत्मा लगातार पंकज के पास ही होती है। पल्लवी लाख बताती है लेकिन पंकज नहीं मानता। तब वो आत्मा कहती है, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मुझे तेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। तुम दोनों इसी घर में मारे जाओगे। मेरी आत्मा वर्षों से भटक रही थी किसी इंसानी शरीर के लिए। मैं तेरे पति के शरीर में दाखिल होकर उसे अपना बना लूंगी और उसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। पल्लवी रोकर पंकज से कहती है, मैं पागल हो जाऊंगी। इस घर में एक रूह है जो मुझे दिन रात सोने नहीं देती। वो मुझे दिखाई पड़ती है। पंकज, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? वो नापाक आत्मा यही है। वो सिर्फ मुझे ही देखती है। मेरा यकीन करो। पल्लवी, ये तुम्हारा वहम है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ये कहकर पंकज सो जाता है। वो चुड़ैल शीशे से पल्लवी को देखकर हंसती है। और अगले ही पल भयानक आवाज में फिर रोने लगती है। जिससे पल्लवी को नींद नहीं आती है। अगली सुबह पल्लवी पंकज के जाने के बाद एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक घर में जैसे ही कदम रखता है वैसे ही कहता है, इस घर में एक शापित आत्मा का कब्जा है जिसे तुम अनजाने में ले आई हो। वो आत्मा इस घर में कब्जा जमा कर बैठी है। लेकिन पंकज को तो यकीन ही नहीं है। उन्हें यकीन कैसे दिलाऊं बाबा? तांत्रिक अपने ठेले से एक नींबू निकालता है और उसे घर के आंगन में रख देता है। फिर कहता है, देखो, आज अमावस्या की रात है, जब आसमान में घोर अंधेरा हो और कुत्ते रोने लगे। तुम पंकज को यहाँ लाना और इस पर अपने खून की कुछ बूंदें डाल देना। उसके बाद छुप जाना। पंकज को यकीन हो जाएगा। ये कहकर तांत्रिक चला जाता है। पल्लवी उसके कहे अनुसार पंकज के आने का इंतजार करती है। पंकज के आने पर उस नींबू के बारे में बताती है, लेकिन पंकज को यकीन नहीं होता।
और जब आधी रात हो जाती है तभी अचानक कुत्ते रोने लगते हैं और घर में चारों ओर उसी सड़ी लाश की बदबू आने लगती है। तभी पल्लवी जल्दी से जाती है और अपनी उंगली पर चाकू से कट मार लेती है और नींबू पर खून की बूंदें डाल देती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और कुत्ते जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उस नींबू के पास बढ़ती है। तभी एक भयानक चुड़ैल शीशे को तोड़कर हाथ में वही गुड़िया लिए बाहर आती है। पैर उल्टे, सिर पीछे और हाथ आगे वो धीरे धीरे उस नींबू के पास बढ़ती है और अपनी लंबी जबान करके खून चाटने लगती है। ये नजारा देख पंकज के होश उड़ जाते हैं। वो चुड़ैल बहुत भयानक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। वो इधर उधर नींबू के आसपास घूमने लगी और आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगी। आवाजें इतनी खौफनाक थी मानो कानों में दर्द हो जाए। वो वापस फिर उसी शीशे में दाखिल हो जाती है। अब पंकज को भी एहसास हो गया था कि पल्लवी झूठ नहीं बोल रही थी। उसने पल्लवी को गले लगाया और अगली सुबह तांत्रिक के पास गया। उससे इस चुड़ैल के बारे में पूछा। तांत्रिक ने कहा, ये चुड़ैल एक शापित आत्मा है जिसे तुम आज से 20 दिन पहले खुद अपने साथ घर लाए थे। हम कब लाए थे बाबा? बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से देखकर बोला, जब तुम्हारी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर खराब हुई थी उसी वक्त ये आत्मा एक गुड़िया में कैद थी जिसे तुम्हारी वाइफ ने पेड़ से हटा दिया। दरअसल वो गुड़िया मंत्रों द्वारा पेड़ से बंधी थी जिसे पल्लवी ने उठा लिया और अपने साथ ले आई, इसलिए वो पल्लवी को ही दिखाई पड़ती है। लेकिन बाबा, ये मुझसे अनजाने में हुआ। हमें इस चुड़ैल से बचा लीजिए। चुड़ैल से बचने का एक रास्ता ये भी है, अगर गुड़िया को किसी भी तरह घर के बाहर लाकर उसे जला दिया जाए तो इस आत्मा से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वो आत्मा बहुत शातिर है, गुड़िया को अपने से अलग नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है इस गुड़िया का अलग होना उसकी मौत है। पंकज और पल्लवी उस गुड़िया को अलग करने के लिए योजना बनाते हैं। इधर तांत्रिक अपने गुफा में बैठा था तो उसे प्यास लगी। वो पानी लेने कुएं के पास आया तो उसने देखा एक औरत बाल खोलकर कुएं पर बैठी है। उससे तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो तू यहाँ तक आ गई? हाँ, तेरी मौत बनकर आई हूँ। तूने इन्हें इस गुड़िया के बारे में क्यों बताया? तू उन मासूम बच्चों को छोड़ दे, उनका क्या दोष है? उनका दोष मैं बाद में देखूंगी, पहले तेरे गुनाह का हिसाब होगा। जैसे ही तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है वैसे ही वो चुड़ैल उस तांत्रिक की छाती में अपना हाथ गाड़ देती है और उसकी सारी आंतें बाहर कर देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो उसकी लाश लेकर पल्लवी के फ्रिज में रख देती हैं। जैसे ही पल्लवी पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है वैसे ही चीख पड़ती है। पल्लवी और पंकज घबराने लगते हैं। आखिर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। चुड़ैल फिर से शीशे से बाहर आती है और कहती है, ये तांत्रिक बेमौत मारा गया है सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तुम लोगों की मदद करने कोई भी आएगा उसे ऐसे ही मौत के घाट में उतार दूंगी। लेकिन तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? कौन हो आखिर तुम? तब उस चुड़ैल ने बताया, मैं एक गुस्सैल लड़की थी। मुझे बचपन से ही खून खराबा पसंद था। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को इसीलिए मार दिया था कि मुझे सच में खून देखना था। मेरी इस मानसिक बीमारी का जब कोई इलाज नहीं मिला तो मेरे बाप ने मुझे गोली से मार डाला ताकि मैं किसी और का खून ना कर सकूं। जब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैंने अपने बाप का भी खून कर दिया। तब से मैं एक श्रापित आत्मा बनकर भटक रही हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे इस गुड़िया में बांध दिया था, लेकिन मुझे पल्लवी ने आजाद कर दिया है। अब मुझसे
कोई नहीं बच सकता। हा 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 हा। जैसे ही चुड़ैल हंसती है, पल्लवी भागकर उसके हाथ से गुड़िया छीनकर घर के बाहर आ जाती है। ये देख चुड़ैल गुस्सा होकर पल्लवी का पीछा करते हुए बाहर आकर उसे मारने के लिए प्रहार करती है। तब पल्लवी तेजी से सामने जलती हुई आग में गुड़िया को फेंक देती है। चुड़ैल गुड़िया को आग से बचाने के लिए कूदती है, वैसे ही वो आग में जलकर मर जाती है। आखिर पल्लवी ने अपनी जान पर खेलकर उस शापित आत्मा से पीछा छुड़ा ही लिया। आधी रात का समय था। प्रभुनाथ अपने घोड़े पर सवार होकर निर्जन कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद प्रभुनाथ कब्रिस्तान में साधना कर रहे एक सिद्ध तांत्रिक के आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। प्रभुनाथ की बात सुनकर तांत्रिक उन्हें इस विधि के दुष्परिणाम समझाने लगता है। भली भांति विचार कर लीजिए महाराज, एक बार जो मैंने ये मंत्र छोड़ दिया, चाहकर भी मैं उसे वापस नहीं ले सकता। अच्छी तरह सोच लिया, अब चाहे जो हो जाए ये गद्दी मैं लेकर ही रहूंगा। इतिहास गवाह है, घर हो या बड़ी बड़ी रियासतें, बर्बादी घर से ही शुरू होती है। ऐसी ही कहानी है रिसालगढ़ की। रिसालगढ़ पर महाराज अग्रसेन राज करते थे। महाराज अग्रसेन के 2 पुत्र थे। राजशास्त्र के अनुसार महाराज अग्रसेन के बड़े पुत्र सोमनाथ को राज की गद्दी मिली और छोटे प्रभुनाथ को महामंत्री की जिम्मेदारी। यही राजधर्म था कि बड़े पुत्र को गद्दी मिलती है, किंतु ये नियम छोटे बेटे प्रभुनाथ को मंजूर नहीं था। वो हर तरह से खुद को सोमनाथ से बेहतर मानता था। पिता के सामने भाई से बगावत करता तो देशद्रोही कहलाता, इसलिए उसने राजगद्दी तक पहुंचने के लिए दूसरा मार्ग अपनाया। प्रभुनाथ ने तांत्रिक की मदद से एक कपड़े की गुड़िया बनाई और तंत्र मंत्र की सहायता से उसे अभिमंत्रित करके चुपके से बड़े भाई सोमनाथ के कमरे में छुपा दिया। सबसे नजर बचा के वो हर रोज उस काली गुड़िया के शरीर में एक कील घुसा देता। हर गुजरते दिन के साथ गुड़िया के शरीर में कीलों के साथ साथ जैसे सोमनाथ के प्राण भी सूखते चले गए। सोमनाथ ने एक बार जो बिस्तर पकड़ा, फिर वो कभी उठ ही नहीं सका। इस टोटके के कारण कुछ ही दिनों में खून की उल्टियां करते हुए सोमनाथ की मौत हो गई। बड़े भाई की मौत के बाद प्रभु को पूरा यकीन था कि पिता अब उसे ही राजगद्दी सौंपेंगे, किंतु उसकी सोच के उलट पिता ने सोमनाथ के 17 वर्ष के बेटे वीर सिंह को राज्य का नया उत्तराधिकारी बना दिया। अब तो प्रभुनाथ के क्रोध की कोई सीमा न रही। एक बार फिर अमावस्या की काली मनहूस रात में वो गुप्त मार्ग से कब्रिस्तान पहुंच गया। सिंहासन कुर्बानी मांगता है तारानाथ, और अब अगली कुर्बानी का समय आ गया है। आपकी बात सही है महाराज, किंतु वीर सिंह 17 वर्ष के बालक है महाराज। मेरा तंत्र शास्त्र मुझे बालक पर यह विद्या प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता। याद रहे तारानाथ, तुमने ही महाराज सोमनाथ की जान ली थी। इस अपराध की सजा जानते हो ना? मुझसे उलझने का दुस्साहस मत करना, खाल खींच कर चौराहे पर लटका दिए जाओगे। इसलिए जितना कहा जा रहा है उतना करो। प्रभुनाथ की बात सुनकर तांत्रिक बहुत डर जाता है और प्रभुनाथ के कहे अनुसार वीर सिंह पर तंत्र का प्रयोग कर देता है। इस बार का तंत्र इतना बलशाली था कि 7 दिनों के भीतर वीर सिंह ईश्वर को प्यारा हो जाता है। अब राज्य के पास प्रभुनाथ के सिवाय कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता। वीर सिंह की मौत के 10 दिन बाद ही प्रभुनाथ का राज्याभिषेक हो जाता है। प्रभुनाथ की बरसों की मुराद पूरी हो जाती है, किंतु जिस सिंहासन के लिए उसने अपने भाई और पुत्र समान भतीजे का खून बहाया था, उस पर ही वो ज्यादा दिनों तक नहीं बैठ सका। राजमहल में 2-2 जवान मौतों के बाद जैसे पूरे महल में मनहूसियत सी छा गई। हर तरफ बीमारी और दुख और मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि पूरे राजमहल में कोई एक पेड़ भी ऐसा नहीं बचा था जो हरा भरा हो। रातों रात पूरा राजमहल जैसे कब्रिस्तान सा मनहूस लगने लगा। एक एक करके प्रभुनाथ के 2 बेटों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। देखो रुक्मणी,
मैं अपने 2 बेटों को खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें और अपने छोटे बेटे को खोना नहीं चाहता। तुम आज ही छोटे राजकुमार को लेकर अपने मायके चली जाओ। इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है मेरे कर्मों का हिसाब ऊपर वाला इसी जन्म में ले रहा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? छोड़ दीजिए ये सत्ता का लालच। हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता लेंगे। आप चलिए यहाँ से। मैं ये राजमहल छोड़कर कहीं नहीं जा सकता रुक्मणी, तुम जाओ। मैं कुछ उपाय करता हूँ ताकि ये सब रुक जाए। प्रभुनाथ के कहने पर रुक्मणी अपने छोटे बेटे बद्रीनाथ को लेकर वहाँ से कुछ दूर अपने मायके आ गई थी। इधर प्रभुनाथ फिर से मदद मांगने के उद्देश्य से तांत्रिक के पास पहुँच जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तांत्रिक एक बर्तन में जल भरकर उसमें कुमकुम डालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक ही तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और पानी की ओर देखने लगता है। पानी के अंदर उसे सोमनाथ के बेटे वीर सिंह का चेहरा दिखाई देता है। मैंने आपको सावधान किया था, उस बालक पर तंत्र का प्रयोग मत कीजिए। वो कहीं नहीं गया है, अभी भी आपके राजमहल में ही है। एक क्रोधित प्रेत की शक्ति आप पहचानते नहीं हैं। वो आपके राजमहल को मुर्दा घर बना देगा। मेरा एक अंतिम कार्य कर दो। किसी तरह वीर सिंह की आत्मा से महल को मुक्त करा दो। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब आपके धन का मुझे कोई मोह नहीं है महाराज, किंतु उसकी जान लेकर मैंने जो पाप किया उसके प्रायश्चित के लिए मैं एक बार प्रयास जरूर करूंगा। अगले दिन आधी रात के समय जब पूरा राज्य नींद में था, तांत्रिक अपने तंत्र की पूरी तैयारी के साथ राजमहल में प्रवेश करता है। राजमहल के बीचों बीच वो अग्नि जलाकर जमीन पर अपने तंत्र का सामान बिछा लेता है और जोर जोर से मंत्र फूंकने लगता है। कुछ ही पलों के बाद राजमहल में तेज आंधी चलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये आंधी सब कुछ उजाड़ कर अपने साथ ले जाएगी। महल के दरवाजे, खिड़कियां तेज आंधी से जोर जोर से हिलकर डरावनी आवाजें पैदा कर रहे थे। राजमहल में रखा कीमती सजावटी सामान एक एक करके नीचे गिरकर टूट रहा था। तांत्रिक के कुमकुम से जमीन पर बनाई हुई ज्यामिति आकृति भी तेज हवा से साफ हो गई थी। कुछ देर बाद अचानक ही आंधी रुक जाती है। तांत्रिक और प्रभुनाथ जमीन की ओर देखते हैं तो वहाँ कुमकुम से कुछ अक्षर लिखे हुए थे। खून के बदले खून। मेरे अनुमान से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये आत्मा। मेरी बात मानिए, आप महल छोड़कर भाग जाइए। क्रोधित आत्मा को बस में करना बहुत दुर्लभ कार्य है। तांत्रिक के इतना कहते ही तांत्रिक की आंखें लाल हो जाती हैं और जीभ बाहर की ओर लटक जाती है। तांत्रिक के हाथ और पैर भी विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तांत्रिक के मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ बाहर निकाल ली हो। भय और डर से उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे लटक कर बाहर आ गई हों। इस समय तांत्रिक इतना डरावना लग रहा था कि उसकी ओर देख पाना भी असंभव था। तांत्रिक की भयावह मौत देखकर प्रभुनाथ दौड़कर वहां से बाहर की ओर भागने लगता है, किंतु तभी मुख्य द्वार बंद हो जाता है और एक हाथ आकर उसके पैरों को खींचकर उसे घसीटते हुए वापस उसी यज्ञ के पास ले जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। अगर मैं मर गया तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। राज्य की भलाई के लिए मुझे छोड़ दो। प्रभुनाथ के इतना कहते ही पूरे राजमहल में एक भयानक हंसी गूंजने लगती है। इस राज्य के लोभ में तूने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, इतने बेगुनाहों को मारा। तेरा हश्र ऐसा होगा कि कोई तेरा नाम भी याद नहीं रखेगा। इसके बाद वीर सिंह अपने भयानक डरावने रूप में प्रभुनाथ के सामने आ जाता है और बाल पकड़कर यज्ञ में जलती अग्नि की ओर उसका मुंह कर देता है। प्रभुनाथ के दर्द भरी चीखों से पूरा राजमहल थरथरा उठता है, किंतु वीर सिंह उसकी ओर कोई दया नहीं दिखाता। अंत में उसकी सांसें रुकने के साथ ही उसकी चीखें भी बंद हो जाती हैं। अगले दिन सुबह रुक्मिणी को खबर मिलती है कि महाराज प्रभुनाथ जली हुई अवस्था में अपने कमरे में मिले हैं। उनके शरीर पर जगह जगह जलने के निशान हैं। ये खबर सुनकर रुक्मिणी का दिल बैठ जाता है। उस दिन के बाद रुक्मिणी कभी बद्री को लेकर उस महल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। कहते हैं उस राजमहल में जो भी राजगद्दी पर बैठा उसकी मृत्यु ऐसे रहस्यमय ढंग से हुई कि कभी कुछ पता नहीं लग सका। तांत्रिक की बात बिल्कुल सत्य थी। हवेली एक मुर्दा घर बन गई।
कुछ समय बाद प्रजातंत्र लागू हुआ तो राजमहल बस एक पुरानी हवेली बनकर रह गए और सत्ता सरकार के पास हस्तांतरित हो गया। आज भी वीर सिंह की आत्मा उसी राजमहल में घूमकर प्रभुनाथ की पत्नी और उसके छोटे बेटे का इंतजार कर रही है। जब तक वो प्रभुनाथ के खानदान के आखिरी इंसान को खत्म नहीं कर देता, वो यूं ही महल में घूमता रहेगा। ज्वाला सिंह ने अपनी दादी रुक्मिणी की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद उसे बंद करके एक तरफ रख दिया। क्या इस डायरी में लिखी बातें सच है? क्या सचमुच दादाजी ने अपने बड़े भाई को मारकर वहां की गद्दी छीनी थी? उसे मन ही मन अपने दादा प्रभुनाथ से नफरत होने लगी। माँ, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं एक कातिल का पोता हूँ। दादाजी ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मिला उन्हें ये सब करके? लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है बेटे। वादा करो, आज के बाद तुम अपने शाही महल में जाने की जिद कभी नहीं करोगे। ज्वाला सिंह अपनी माँ से वादा करता है कि वो कभी उस महल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बरसों पहले हुए खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।